हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको मैं लेकर आया हूँ। जिसमें आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग करेंगे। और बिहार दरोगा का जो प्री एग्ज़ाम है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मुझे भी एक छोटा सा हेल्प हो सके और वीडियो बनाने में अच्छा लगे आप लोगों के लिए। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जल संधि कौन सी है। तो भूमध्य सागर की कुंजी किस जल संधि को कहते हैं? तो ये जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। और जिब्राल्टर जल संधि किस महादेश को अलग करता है? तो यूरोप और अफ्रीका महादेश को यह अलग करता है। और किस सागर को पूछेगा अलग करता है जिब्राल्टर? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से अलग करता है। ऑप्शन ए में दिया है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि ये किसको अलग करता है? तो अगर देश पूछेगा तो फ्रांस और ब्रिटेन को अलग करता है। और अगर सागर पूछेगा तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से अलग करता है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से अलग करता है। ऑप्शन बी में है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस जल संधि जो है यह किसको अलग करता है? तो यह मरमरा सागर और काला सागर को अलग करता है। एक मेसिना जल संधि है। मेसिना जल संधि ये किसको अलग करता है? तो ये टाइटेनियन और आयोनियन सागर को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत का मानक समय नहीं गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो किस राज्य से नहीं गुजरता है ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना। और किस राज्य से गुजरता है? तो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। वो कौन कौन राज्य है? तो एक हो जाएगा यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा। तो ये क्रम में आप याद रखेगा कि यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, क्या क्या यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये क्रम याद रखेगा ताकि याद करने में आपको आसानी हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बिहार में कैमूर हिल विस्तार है। बिहार में जो कैमूर हिल विस्तार है वो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। और विंध्य जो पर्वत श्रेणी है वो किस किस राज्यों में विस्तारित है? तो ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तक। जिसे ये जो विंध्य श्रेणी है इसे गुजरात में जोबट हिल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात में जोबट हिल के नाम से जाना जाता है और बिहार में कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अरुणावती किसकी सहायक नदी है? अरुणावती जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। और ताप्ती नदी बहती कहाँ है? तो ये गुजरात में बहती है। और नर्मदा नदी भी ऑप्शन में डी में दिया है, तो ये भी गुजरात में बहती है। दोनों नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। मतलब पश्चिम की ओर अगर क्वेश्चन आता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो ये नर्मदा ताप्ती हो जाएगा। और एक माही नदी है वो भी बहती है। गोदावरी नदी है, इसका उत्पन्न महाराष्ट्र होता है और ये पूर्वी छोर पर मतलब बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। कावेरी नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है? इसमें से किस परियोजना, कौन परियोजना जो है इसका हिमाचल प्रदेश से संबंध नहीं है? तो जो रामगंगा परियोजना है यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये कहाँ का, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। और किस नदी पर है? तो ये रामगंगा नदी पर ही है। ऑप्शन बी में है चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना यह कहाँ है? तो चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर? तो रावी नदी पर है। ऑप्शन डी में दिया है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना यह ब्यास नदी पर है, यह भी हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी में दिया है नाथपा झाकरी परियोजना, यह भी हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी किस नदी पर? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। ये नेक्स्ट देखते हैं हम, काल बैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं होता है? काल बैसाखी जो पवन है उससे कौन सा फसल जो है लाभान्वित नहीं होता है? तो जो कहवा है वो लाभान्वित नहीं होता है। कहवा
फूलों की जो बौछार वाली वर्षा होती है उससे लाभावित कहवा को होता है। और जो काल बैसाखी पवन है इससे किसको लाभावित होता है, तो इससे चावल, चाय और पटसन को लाभावित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, पलाश किस प्रकार की वनस्पति है। पलाश जो है यह किस प्रकार की वनस्पति है, तो पलाश आपको शुष्क कटीली वनस्पति है। और पलाश का वनस्पति के नाम क्या है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ये ध्यान रखिएगा। और जो पलाश है भारत के कौन से राज्यों का राजकीय फूल है, तो यूपी और झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, तो ये पलाश है। और पलाश को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है, तो ये जल प्रबंधन से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी हरियाली योजना की, तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है, तो राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना ये 2004 में शुरू की गई है, अक्टूबर 2004 में। कब, अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना की शुरुआत की गई है। और ये पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। और पूछेगा कि भारत का जैविक राज्य कौन है, तो भारत का जैविक जो राज्य है वो कौन है, प्रथम जैविक राज्य तो सिक्किम है। पूर्णतः मतलब लगभग 90+ % है जैविक राज्य कौन है, सिक्किम है। नेक्स्ट, जस्ता के उत्पाद व भंडार में एक अधिकार रखता है, तो जस्ता के उत्पाद और भंडार में एक अधिकार कौन है, तो राजस्थान है। और राजस्थान में कहाँ कहाँ जस्ता का उत्पादन होता है, तो अलवर में, अलवर, जावर, राजसमंद और चित्तौड़ में उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में जल ऊर्जा उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम, मतलब सबसे अधिक जो जल ऊर्जा उत्पादक राज्य है वो कौन है, और उससे अधिक से कम की ओर सजाना है हमें। तो जहाँ पर नदी पर अधिकतम बांध होगा वहाँ पर तो अधिकतर जल ऊर्जा उत्पादन होगा ही। तो इसको ऑप्शन हम देखेंगे कौन कौन है, तो पहले नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर केरला है, पाँचवें नंबर पर उत्तराखंड है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जननांकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा। तो जनसंख्या पिरामिड कैसा बनेगा, तो ये बनेगा उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। नेक्स्ट देखते हैं हम, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है यह किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, झारखंड में है। नेक्स्ट, मिनियोग जनजाति निवास करता है। जो मिनियोग जनजाति है वो कहाँ निवास करता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भवई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। भवई जो लोक नृत्य है इसका संबंध आपको गुजरात राज्य से है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से स्टेडियम माने खेल का मैदान मिलता है। हड़प्पा के किस स्थल से खेल का मैदान का साक्ष्य मिला है, तो ये मिला है धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से, जो कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है, ये गुजरात में है। गुजरात के जो कच्छ जिला है, कच्छ जिला के भाजुआ तालुका में स्थित है, जो हड़प्पा का एकमात्र स्टेडियम है। और धौलावीरा को अभी हाल ही में 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया है। किसे, तो धौलावीरा को। और हाल ही में अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक मंथ पहले, आपको भारत के 2 स्थलों को यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। कौन कौन, तो एक तो है कलकत्ता का शांति निकेतन, जिसकी स्थापना RNT ने किया था। कब, तो 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया है, जो भारत का 41वें क्रम का था। और उसके बाद जो एक 42वें क्रम का भारत का यूनेस्को साइट शामिल हुआ है वो कौन है, तो कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वैदिक आर्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। वैदिक आर्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो वैदिक जो आर्यों की एक चित्रात्मक लिपि थी। जो वैदिक काल के लोग थे उनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। कैसी थी, चित्रात्मक थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे
उनकी भी लिपि लगभग चित्रात्मक ही थी, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम विदेशी जो आक्रमण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था किसके द्वारा? भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा किया गया था। और ईरान के कौन से वंश ने किया था? तो ईरान के जो हखमनी वंश के शासक थे उन्होंने आक्रमण किया था। और जो प्रथम आक्रमण किया था वो कौन शासक था हखमनी वंश का? तो साइरस द्वितीय था। कौन सा? साइरस द्वितीय था, जो असफल आक्रमण किया था, मतलब सफल नहीं हुआ था। कौन? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय था जो सफल आक्रमण भारत में नहीं कर पाया। उसके बाद सफल जो आक्रमण किया वो हखमनी वंश के शासक नहीं किया, वो कौन किया था? तो दारा प्रथम। दारा प्रथम जो था वो भारत में सफल आक्रमणकारी था ईरान का। नेक्स्ट देखते हैं हम, रानी का अभिलेख का संबंध किससे है? जो रानी का अभिलेख का संबंध है यह किससे है? तो रानी का अभिलेख का संबंध मौर्य वंश से है। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। उसके बाद एक जो है गुप्त वंश का, एक है स्कंद गुप्त। गुप्त वंश के शासक कौन थे? जो स्कंद गुप्त थे वो किसके उत्तराधिकारी थे? तो कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने सबसे इनके समय में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ था। किसका हुआ था? तो ईरानियों का आक्रमण हुआ था। किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस गुप्त शासक द्वारा वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए गए थे? वृषभ शैली के नए सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो ये जो सिक्का जारी हुआ था ये आपको स्कंद गुप्त स्कंद गुप्त के शासक, स्कंद जो शासक था गुप्त वंश का, उसके समय वृषभ शैली का जो सिक्का है वो सबसे अधिक जारी हुआ था। और स्कंद गुप्त का कार्यकाल कब से कब था? तो 455 से 67 तक था। ये कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? तो ये कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी था जिसने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए। नेक्स्ट देखते हैं हम, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य कला कौन सा है? तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम जो स्थापत्य कला है वो कौन है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कौन है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जिसको किसने निर्माण कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। और पूछेगा एक क्वेश्चन कि जो ऑप्शन ए में है सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है यह किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। जो क्या था? तो तुर्क द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा था। क्वेश्चन आता है कि तुर्क द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा कौन सा है? तो वह मोठ का मस्जिद। कौन सा है? मोठ मस्जिद जो है तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस सूफी संत के कथनों को श्री गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया है? तो किस गुरु है जो सूफी संत के जो उनका संकलन है, उनका जो मतलब कथन है, उनके अपने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया है? तो ये किसका संकलन किया गया है? तो ये बाबा जो फरीद है उनका संकलन किया गया है। किसका? बाबा फरीद का संकलन किया गया है। ये किससे संबंधित है? तो बाबा फरीद चिश्ती सिलसिले से संबंधित है और इनको भारत में प्रसिद्धि भी मिली थी। इसी कारण जो गुरु अर्जुन देव है उन्होंने अपने गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें इनके कथनों को शामिल किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अकबर के समय सूबों में टकसालों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अकबर के समय जो सूबों के टकसाल का प्रमुख था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे चौधरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चौधरी। और जो चौधरी जो था यह किसके निरीक्षण में रहता था? तो अब्दुल समद के निरीक्षण में काज करता था। नेक्स्ट, रणजीत सिंह का राज कितने सूबों में बटा था? तो रणजीत सिंह का जो राज है वो 4 सूबों में बटा था। कौन कौन? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर में। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय द्वारा शुरू किया गया था? तो किस वायसराय द्वारा शुरू किया गया था? तो लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल कब से कब था? तो 1864 से 69 था। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल कब से कब था? तो लॉर्ड कैनिंग का था 1856 से 61 था। लॉर्ड
एल्गिन प्रथम का कार्यकाल कब से कब था? तो एल्गिन प्रथम का 1862 से 63 था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब था? तो डलहौजी 1848 से 56 तक कार्यकाल था। और जो भारत में टेलीग्राफ सेवा शुरुआत हुई थी यह कब हुई थी? तो ये 1865 में। कब? 1865 में। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र में कब दबाया गया था? तो दिल्ली के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को सितंबर 1857 में दबाया गया था। किसके द्वारा? तो दिल्ली में कौन कौन थे अंग्रेज की तरफ से? तो निकलसन और हडसन थे। नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो हुआ था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। कब? 1931 में गठन हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था? तो नेहरू और बोस ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख प्रणेता प्रतिपादक थे। और बी आर समाजवादी मतलब भीमराव अंबेडकर समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे। किसने? भीमराव अंबेडकर ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी जो था इसका स्थापना किए थे। नेक्स्ट, बलिया पाल आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बलिया पाल आंदोलन जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। किस राज्य से संबंधित है बलिया पाल आंदोलन का संबंध? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब पुस्तक दिया है और पुस्तक के लेखक दिया है, तो कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है, ये छांटना है हमें। तो कौन इसमें सही नहीं है? तो विंड्स फॉर सेल्स लाला हरदयाल द्वारा लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने नहीं लिखा था, इसको लिखा था किसने? तो इसको अरविंद घोष ने लिखा था। किसने? अरविंद घोष ने वंदे मातरम को लिखा था। बंदी जीवन के सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखा था। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जो तीसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो बृहदत्त थे। कौन से? बृहदत्त थे। और पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे नेहरू और तीसरे बृहदत्त थे। और महात्मा गांधी ने पौनार आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? पौनार आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र में किए थे। और उसी आश्रम से महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ किए थे, किस आश्रम से? तब पौनार आश्रम से। कब किए थे? तो 17 अक्टूबर 1940 में पौनार आश्रम से महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। संविधानवाद की शुरुआत है वो किस देश से मानी जाती है? तब ब्रिटेन से। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के तहत किया गया था। और इसी के तहत ही भारत में जो शिक्षा है, शिक्षा पर 1 लाख की खर्च का दिया गया था कि मतलब शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होगा। और मुक्त व्यापार इसी एक्ट के तहत आया था। और ईसाई धर्म के प्रचार भी इसी एक्ट के तहत आया था, 1813 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट, अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके संबंधित विभाग के संबंध में कौन सा जो विकल्प है वो असत्य दिया है? तो C.H. भाभा कार्य एवं खनन विभाग से संबंधित है। C. राजगोपाली शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित है। अब्दुल रब जो निसाच है ये वाणिज्य विभाग से ये संबंधित नहीं है, गलत दिया है। वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ये सही है। अब्दुल रब जो निश्चात है ये डाक व वायु मंत्रालय है। कौन थे? डाक व वायु मंत्रालय उस वक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से ग्रहण किया गया है? तो कनाडा से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो किसके द्वारा प्रोत्साहित करता है? तो सभी से, मतलब मौलिक कर्तव्य से, प्रस्तावना से भी और नागरिकता से भी। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो नागरिकता संशोधन 1992 है इसमें क्या प्रावधान किया गया है?
तो जो दिया है ऑप्शन इसमें कौन सही है उसे हम देखना है। तो किसी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो ये सही है। ये क्या है, तो ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में है भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है, तो ये भी नहीं होगा। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, तो ये जो है ऑप्शन सी ये राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण से प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 जो है किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखे तथा हिंसा से दूर रहे, ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। मतलब जो संपत्ति की सुरक्षा है ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। और जो 0 से 6 वर्ष की बच्चों को शिशुत्व देख रख है या किस आर्टिकल में है, मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 45 में दिया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में है। गोधन निषेध मतलब गाय की हत्या नहीं करना है, यह किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल 48 में है। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था। तो त्रिशंकु संसद का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1989 में। नेक्स्ट, किसी संतुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय करता है, तो किसकी संतुति पर, तो ये इनमें से कोई नहीं, मतलब राष्ट्रपति किसी की संतुति नहीं है। वो राष्ट्रपति जो आकस्मिक निधि से धन निकालता है वो अपने आप निकालता है। और आकस्मिक जो निधि है उसमें भारत सरकार के अनुसार कितना मिनिमम धन रहना चाहिए, तब पहले था इसमें कि 500 करोड़ धन रहना चाहिए, लेकिन वर्तमान की सरकार ने उसको बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया है। कितना, 3000 करोड़ आकस्मिक निधि में धन जमा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किसे लोकसभा की आरक्षित अभिरक्षक कहा जाता है। लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। मंत्रिपरिषद का जो वित्तीय कार्य है उसमें कौन शामिल है, तो बजट तैयार कर संसद में पेश करना है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये किसके द्वारा, तो भारत के संसद के दोनों सदनों के संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति हटा सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। और यह किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति होता है इनका, तो आर्टिकल 148 के तहत नियुक्ति होता है जो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 ही होना चाहिए। मतलब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं विधानमंडल के 1/3 होते हैं। नेक्स्ट, और ये किस आर्टिकल के तहत होते हैं, तो जो आर्टिकल 171 है उसके तहत होते हैं। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समवर्ती सूची का विषय इसमें जो कौन है जो नहीं है, तो समाचार। समाचार किस सूची का विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, तो जो वेलिंगटन कप है इसका संबंध है हॉकी से। किससे, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है यह किसको नहीं दिया गया है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे नहीं मिला है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको जो राजेश खन्ना जी है इनको नहीं मिला है। बाकी शशि कपूर इनको 2014 में मिला था, आशा भोसले इनको 2000 में मिला था, लता मंगेशकर इनको 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, मूल्यह्रास क्या है, तो मूल्यह्रास क्या है, तो जो मूल्यह्रास है वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। नेक्स्ट, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटा देना। मतलब अपने मुद्रा के मूल्य को घटा देना, यही अवमूल्यन कहलाता है। भारत में अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। इससे क्या होता है कि इससे जो निर्यात है उसको बढ़ावा मिलती है। नेक्स्ट, संघीय बजट को
अधिकतम आय प्राप्त होती है। संघीय बजट को अधिकतम आय जो प्राप्त होती है जो किससे होती है, तो वो होता है कॉरपोरेट कर से, मतलब निगम कर से। नेक्स्ट, किस राज्य की आदमचीनी को 2023 में जीआई टैग दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट, हाल ही के दिनों में मथुआ मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, सिन्धु मैत्री अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और जापान के बीच सिन्धु मैत्री अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्या है, पहली G20 ECSWG बैठक 2023 का आयोजन किस भारतीय राज्य में हुआ है, तो इसका आयोजन जो हुआ है वो कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है, तो इसमें भारत का स्थान किस स्थान पर है, तो इसमें भारत जो है वो 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट, हाल ही में कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, तो इसका परीक्षण किस देश ने किया है, तो इसका परीक्षण जो किया है वो इजराइल ने किया है। सी डोम एक आयरन डोम है, उसका भी परीक्षण इजराइल ने ही किया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रेचना बर्नावी को अंतरिक्ष में भेजेगा, तो कौन देश भेजेगा, तो इसको भेजेगा सऊदी अरब। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नामक किस फसल की नई किस्म विकसित किया है, तो किस फसल की नई किस्म है, तो गेहूं की फसल की नई किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रिज्कर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो प्रिज्कर पुरस्कार 2023 डेविड चिपरफील्ड को मिला है। किसे, डेविड चिपरफील्ड को प्रिज्कर पुरस्कार 2023 मिला है। और इसमें कार्लोस सौरा है, कार्लोस सौरा, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हाल ही में मिला है। और उसके बाद आलिया मीर है, इनको वन्य जीव संरक्षण के लिए 2023 का पुरस्कार मिला है, आलिया मीर को मिला है। नेक्स्ट, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। इसकी जो शुभंकर है, शुभंकर क्या है, तो आशा जो है, आशा और आशा क्या है, तो ये चीता है। और इसका थीम क्या था खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का, तो थीम था हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। नेक्स्ट देखते हैं हम, नवीनतम पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है, तो विक्ट्री सिटी के जो लेखक है वह है सलमान रश्दी है। नेक्स्ट, विश्व कुष्ठ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व जो कुष्ठ दिवस है यह मनाया जाता है किस तिथि को, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शहीद दिवस भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु उसी दिन 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 108वां भारतीय जो विज्ञान कांग्रेस है इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ पीस अवस्थित है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ अवस्थित है, तो यह राजस्थान में अवस्थित है। और यह कितना इसकी हाइट है, तो 27 फीट इसकी हाइट है। और यह किसकी मूर्ति है, तो जैन आचार्य जो वल्लभ सूरीश्वर है, जैन आचार्य वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज का यह स्टैचू ऑफ पीस है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक इसमें से कौन सा है, तो जैव निम्नीकरण प्रदूषक है कपास की वस्तु। कौन सा है, कपास की वस्तु है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, तो सीधा तथा उल्टा दोनों होता है। और जो एक होता है तालाब, तालाब का पिरामिड कैसा होता है, तो उल्टा होता है। और घास स्थल का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट, एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की जो योजक कड़ी क्या कहा जाता है, तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का जो योजक कड़ी है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग पेरीथैप्स के क्या कहते हैं, पेरीपेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीपेट्स कहते हैं। ऑप्शन बी में है
निथोपिलीना, निथोपिलीना यह किसके बीच है? तो ये एनिलिडा और मोलास्का के बीच है। ऑप्शन सी में है युगलिना, युगलिना किसके बीच है? तो पौधा और जंतु के बीच है। और एक है एकिडना, एकिडना किसके बीच है? तो सरीसृप और स्तनधारी के बीच है योजक कड़ी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? लिंग संलग्न रोग कौन सा है? तो है बाणांधता। कौन है? बाणांधता है, मतलब लिंग संलग्न रोग अगर किसी के माता पिता में है तो उसके बच्चे में भी यह रोग बाणांधता होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य संचालक है? प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य संचालक कौन सा है? तो वो डीएनए है। कौन है? डीएनए है। और जो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य भाग कौन सा होता है? तो डीएनए होता है। और प्रोटीन संश्लेषण में जो प्रयुक्त होता है वो कौन क्या क्या प्रयुक्त होता है? तो आरएनए और एंजाइम का निर्माण में प्रयुक्त होता है डीएनए से। नेक्स्ट देखते हैं हम, पत्ती का विकास तने के किस भाग में होता है? पत्ती का विकास तने के किस भाग में होता है? तो ये पर्व संधि पर होता है। नेक्स्ट, मनुष्य में गर्भलिंग का निर्धारण होता है। गर्भलिंग का निर्धारण कब होता है? तो निषेचन के समय ही हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मस्तिष्क का रेत कहा जाता है? तो मस्तिष्क का रेत किसे कहा जाता है? तो पोटेशियम को कहा जाता है। नेक्स्ट, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा रखता है। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन नामक रसायन की खोज किस जीव से किया गया है? तो साइटोकाइनिन रसायन की खोज किया गया है किससे? तो ये मछली से किया गया है। किससे? मछली से। नेक्स्ट देखते हैं हम, त्वरण की बीमा क्या है? त्वरण की बीमा क्या होता है? तो त्वरण क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो LT⁻² होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, पेड़ की टहनियाँ को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिरना, यह किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम या जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट, दो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल निर्भर करता है। तो दो सतहों के बीच जो घर्षण बल है वो किस पर निर्भर करता है? तो जो घर्षण बल है वो किस किस पर निर्भर करता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। और किस पर निर्भर नहीं कर रहा है पूछ रहा है? तो जो संपर्क क्षेत्रफल है उस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, द्रव चालित यंत्र हाइड्रोलिक प्रेस किसके नियम पर आधारित है? तो यह जो आधारित है पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, वेंटूरी मीटर से ज्ञात किया जाता है। वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो द्रव की श्यानता को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो आवर्तकाल उसका क्या होगा? तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जल किस ताप पर जमता है? तो ऐसे तो 0 डिग्री पर जमता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में दिया है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंगों को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का सम्मिलन प्रभाव किस रंग का हो जाएगा? तो हो जाएगा हरा रंग का। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में आवेश की त्रिज्या बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो घटेगा। नेक्स्ट, शुद्ध अर्धचालक में पंचसंयोजी अपद्रव्य आर्सेनिक मिलाने पर प्राप्त होता है। तो किसकी प्राप्त होती है? तो N प्रकार के अर्धचालक की प्राप्त होती है। नेक्स्ट, एप्सम साल्ट किस धातु का अयस्क है? एप्सम साल्ट जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट, नेल्सन सेल का उपयोग होता है। नेल्सन सेल का उपयोग किस में होता है? तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। नेक्स्ट, किसी तत्व की अनुपस्थिति से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। किस तत्व की अनुपस्थिति में जो पेड़ पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है नहीं कर पाते हैं? तो फास्फोरस की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट, म्यूटेरिक अम्ल किस तत्व का यौगिक है? म्यूटेरिक अम्ल किस तत्व का यौगिक है? तो जो म्यूटेरिक अम्ल है वो है हाइड्रोजन का यौगिक। नेक्स्ट, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है वो है इन्वर्टेज है। कौन है? इन्वर्टेज है। नेक्स्ट, बेंजामिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन क्या है? तो बेंजीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजीन का आविष्कार जो किया गया था वो फैराडे द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फैराडे द्वारा बेंजीन का आविष्कार किया गया था। और इसको कब किया गया था इन्होंने? तो 1825 में।
नेक्स्ट, फलों के रस में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो फलों के रस में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, पेट्रोल किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? पेट्रोल किस प्रकार का जो हाइड्रोकार्बन है तो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कृत्रिम प्लास्टिक नहीं है? तो कृत्रिम जो प्लास्टिक है वो कौन सा नहीं है? तो लाह जो है कृत्रिम प्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन निश्चेतक नहीं है? निश्चेतक इसमें से कौन नहीं है? तो जो रिफाइमाइसिन जो है ये निश्चेतक नहीं है। नेक्स्ट मैथ आ गया, तो आइए इसको मैं हिंट कर दे रहा हूँ तो बना लीजिएगा। बोल रहा है कि जब 10, 16, 22 तथा 32 में से प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या समानुपाती होती है। तो x+1 और 3x+1 के बीच का माध्य क्या होगा? इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, 10 + x, फिर है 16 + x, उसके बाद बोल रहा है 22 + x और फिर 32 + x। मतलब यहाँ पर x का मान क्या रखिएगा कि दोनों का मान जो है बराबर आएगा। तो x का मान अगर आप 8 रखेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। तो और यहाँ पर पूछ रहा है कि x + 8, तो x + 8 कितना हो जाएगा? तो 8x का मान 8 माने है तो 9 हो जाएगा। और फिर दिया है 3x+1 तो 3x, तो x का मान 8 है तो 8 के 24, 1 25। तो इसका बोल रहा है मध्य समानुपाती। तो मध्य समानुपाती दो संख्या को गुना करके और रूट कर दिया जाता है। तो जो 3 है और 25 है तो 3 5 रूट निकलेगा तो 15 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। हिंट मैं कर दिया हूँ, बाकी बना लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? तो 4:5 दिया है, 4 वर्ष पूर्व है। फिर बोल रहा है 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 है। 11:13 है तो यहाँ 11 से 2 बढ़ रहा है और 4 से 1 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 2 बढ़ रहा है तो 2 से इसमें गुना करेंगे ऊपर वाले में, तो 8:10 हो जाएगा। 8:10 हो गया। 10 से 13 कितना वृद्धि होगा? 3 का वृद्धि। और समय में कितना वृद्धि? तो 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, तब 12 वर्ष का वृद्धि हुआ। तो 1 में हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है दोनों के वर्तमान और उम्र का अनुपात। तो वर्तमान निकालने के लिए किसी भी हम गुना करेंगे तो इसमें हम लोग गुना करते हैं, तो 8 चौके 32 हो जाएगा और 4 दा हमें 40 हो जाएगा। तो लेकिन ये जो है 4 वर्ष पहले का है, तो 4 वर्ष पहले का है, वर्तमान पूछ रहे हैं तो 4 वर्ष जोड़ेंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये 44 आएगा। तो इसको कटाइएगा तो 9 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो 9:11 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। टीना, रीना तथा सीना 24,000, 28,000 और 20,000 निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करती हैं। टीना 8 महीने के लिए, रीना 10 महीने के लिए और सीना 1 वर्ष के लिए निवेश करती हैं और अंत में लाभ 25,810 है। तो उनके बीच अनुपात क्या होगा? तो सब में 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें भी है और 3 जीरो इसमें भी है। तो तीनों जीरो को कटा देंगे क्योंकि रेशियो में तो ऐसे भी कट जाएगा, तो हम कटा कर ही डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो एक हो जाएगा 24 और एक कितने दिन के लिए? तो 8 महीने के लिए रेशियो। और दूसरा है 28,000, ये कितने दिन के लिए? तो 10 माह के लिए। और तीसरा है 20,000, ये कितने दिन के लिए? तो 12 माह के लिए। ये अगर कटाइएगा तो जो कटाने के बाद आपको जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना का आएगा? तो रेशियो आएगा आपको 24:35:30 का रेशियो आएगा। तो ये जो जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपको आएगा कितना? 89 आएगा। जो 89 कितना का मान है? तब 25,81 और बटा में 89 कर देना है। पूछ रहा है टीना का हिस्सा, तो टीना का मान कितना है? रेशियो में 24 है। तब 25,810 बटा 89 गुने 24 करिएगा तो जो आपका आंसर आएगा वो 66960 आएगा, मतलब 6960 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ये जो 99 क्वेश्चन दिया है इसमें क्वेश्चन में कुछ हमें डाउट लग रहा है, लेकिन जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है जे के एन और ओ एक पंक्ति में खड़े हैं तो उनमें उन्हें सबसे ऊंचे से लेकर सबसे छोटे क्रम में खड़ा करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये ज़्यादा भास्ट नहीं है, आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है और इसके बाद नेक्स्ट जो है सेट आएगा। आज थोड़ा वीडियो बनाने में दिक्कत हुआ है क्योंकि लाइट कट गया था। थैंक्स दोस्तों।